हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे देख रहे थे। तो हमने इसके पहले वाले वीडियोस तक हमने चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देख लिया था। तो आज के इस वीडियो से भैया हम शुरू करने वाले हैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है हमारा, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट। ठीक है, जो चैप्टर 5 हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं फिजिक्स के पेपर में, उन सभी प्रश्नों का यार आज के इस वीडियो में पोस्टमार्टम होने वाला है। सभी प्रश्नों को हम लोग मस्त तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसको इस चैप्टर पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो चैप्टर नंबर 4 तक तो हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ लिए। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी जो थे उनको भी हमने वन शॉट पे दिखाया आपको। ठीक है, आज की इस वीडियो पे जो चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर है, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को यार पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मस्त तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, अब यार समय कम है, एक चीज जान लो, अब समय कम है। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और अभी मेहनत कर लेते हो ना, तो यही मेहनत आपकी बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जो लोग नए हो उनको बता दे, इसके पहले वाले अगर चैप्टर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके इसके पहले के चैप्टर देख सकते हो। और केमिस्ट्री के वन शॉट देखना चाहो तो वहीं पे आपको 12th केमिस्ट्री वन शॉट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करें आपका चैप्टर नंबर 5 हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट में। तो शुरू करते हैं। तो भैया मस्त तरीके से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य को, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके मस्त तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, चुंबकीय बल रेखाएं, वो क्या होती हैं और इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। तो सिंपल तरीके से हम लोग चुंबकीय बल रेखाएं समझते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक का मतलब कल्पना करके जो रेखाएं खींची गई हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। देखो आपको पता है, जैसे मान लो कोई चुंबक है, ठीक है, इस टाइप से मान लो हम कोई बनाए चुंबक यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ वाला ध्रुव होता है और इधर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वो उत्तर ध्रुव और उधर दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई एक रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। अगर आप यहाँ पे इस टाइप से रेखाएं खींच दो, इस टाइप से आप रेखाएं खींच दो, तो इन रेखाओं को ही बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं इन रेखाओं को, इन रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और कहा गया ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। तो ये भी समझ लो, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इस टाइप से दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करके उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। ठीक है, इस टाइप से इनकी दिशा ये होती है, देख सकते हो ये। ठीक है, इस टाइप से इनकी दिशा होती है। मतलब कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनकी दिशा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके गुण, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले परिभाषा सिंपल सी ये समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है, चुंबक है तो चुंबक का कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई आवेश अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस चुंबक के कारण कुछ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी रेखाएं जो क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं जो है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। आप इसके गुण पढ़ो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हेडिंग लगी है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण।
कौन कौन से गुण होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, ठीक है। तो पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाओं का कौन सा, पहला गुण है यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, ठीक है। क्या कहा गया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में कि यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। मतलब अगर ये चुंबक है तो ये जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव से क्या करती है, उत्तरी ध्रुव से इस टाइप से निकलती है और इस टाइप से एक बंद वक्र बनाती हुई क्या करती है, दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, इस टाइप से कुछ, ठीक है। यहाँ पे हम आपको चित्र शो कर देंगे, यहाँ पे बोर्ड पे शायद ये थोड़ा हमने बड़ा बना दिया था, ठीक है, तो सही से शो नहीं हो पाया। देखो आपको बना के दिखाते किस टाइप से, ठीक है, इसको छोटा बनाते तो आपका बन जाएगा। देखो इस टाइप से, यहाँ पे आपका मान लो इस टाइप से बंद वक्र बनाती हुई यहाँ से जाती है, इसी टाइप से ये भी यहाँ से आपका बंद वक्र बनाती हुई इस टाइप से, ठीक है। उसी टाइप से इधर भी आपका, तो थोड़ा बड़ा बन रहा हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। इस टाइप से आपका होती है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो, इस टाइप से आपकी होती है, ठीक है। चित्र थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया तो उसके लिए सॉरी। देखो सिंपल सी बात ये समझो, आपको मेन समझना है, ये चित्र आपको नहीं बनाना, आपको केवल समझना है। आपको क्या समझना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो चुंबक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये एक बंद वक्र, देख सकते हो ये एक बंद वक्र बना हुआ है, तो बंद वक्र बनाती हुई क्या करती, इस दक्षिणी ध्रुव से ये प्रवेश करती है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करती है, दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर ये इस टाइप से एक बंद वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, ठीक है। तो इन रेखाओं को हम लोग कौन सी रेखाएं बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। पढ़ा ना आपने, यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है, ठीक है। मतलब कि ये चुंबक के ये जो कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से बंद वक्र बनाती हुई क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर बंद वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती है। तो ये है चुंबकीय बल रेखाओं का पहला गुण। दूसरा गुण देखो, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं चाहे जो हो जाए कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। देख सकते हो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ये इसका दूसरा गुण है। तीसरे गुण की बात करें चुंबकीय बल रेखाओं का, तीसरा गुण कौन सा है, तो जिन स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा जिन स्थानों पर दूर दूर होती है वहां दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां पे पास पास होती है वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तथा जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पे क्या होता है, जहां पे दूर दूर होती है। देखो कहा गया कि जिन स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है वहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तथा जिन स्थानों पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे के थोड़ा पास पास दिख रही है आपको, यहाँ पे आओगे तो थोड़ा दूर दूर दिख रही है। तो जहाँ पे पास पास होती है वहां पे क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहाँ पे वो क्या होती है, दूर दूर होती है, वहां पे कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तीसरा गुण है। चौथा गुण ये है, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ है तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। कहीं पे मान लो समांतर तथा आपका क्या हो, समदूरस्थ। समांतर इस टाइप से होता है, समांतर, ठीक है, समानता इस टाइप से। समदूरस्थ का मतलब जिसकी डिस्टेंस भी बराबर हो, ठीक है। समदूरस्थ को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट मतलब जिनकी जो बीच की दूरी हो वो भी सेम हो, ठीक है। तो ये कहा गया कि यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ है तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे इस स्थान पर अगर देखा जाए इस टाइप से है तो इनके बीच की दूरी भी सेम है और एक दूसरे की रेखाएं समांतर भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ है तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र कैसा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये सिंपल सा आपका 2 या 3 नंबर पे परिभाषा पूछी जा सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो परिभाषा भी आप पढ़ सकते हो, इनके गुणों को भी देख सकते हो। सिंपल सा टॉपिक था, आशा करते समझ में होगा। ये चित्र आपको बनाना नहीं, ये आपको केवल समझाने के लिए था, थोड़ा बड़ा भी बन गया था, ठीक है। या आप बनाना चाहना तो इसे छोटा सा एक बना लेना, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बड़ा बनाया गया।
आप लोग इसे एक छोटा सा साइड पे चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक सबको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक। इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से हमें समझना है, एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं अगला टॉपिक, तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात कर लेते हैं भैया इस चैप्टर का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, जैसे दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। इन सब की परिभाषाएं पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मस्त तरीके से समझते हैं हम लोग, क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को सिंपल सा समझे तो वैज्ञानिकों ने पृथ्वी, ये जो हमारी अर्थ है पूरी, इसे एक चुंबक के रूप में माना है, ठीक है। ये क्या है, एक चुंबक के रूप में मानी जाती है। इस टाइप से देख सकते हो, ये आपका यहाँ पे, ये मान लो हम एक पृथ्वी बना रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पे। तो ये हमारी क्या बन गई है, पृथ्वी। ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब कहा गया इस पृथ्वी पे मान लो यहाँ पे आपका कोई चुंबक इस टाइप से रखा जाए, इस टाइप से चुंबक रखा जाए, ठीक है। इस टाइप से क्या रखा जाए, चुंबक। अब मान लो ये वाला चुंबक का उत्तरी ध्रुव है N और ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है S, ठीक है। ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है N, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है S। अब यहाँ पे एक इस टाइप से एक रेखा होती है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, ठीक है। इसे बोलते हैं पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, जिसपे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। जिसपे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, उसका वो क्या होता है, घूर्णन अक्ष। ये क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पर से एक रेखा, यहाँ पर से इस टाइप से एक रेखा खींची जाती है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ध्यान से समझना, इन सबकी परिभाषाएं आती पेपर में। इसे बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। और यहाँ पे जो बनता है उसे बोलते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरीय ध्रुव। और इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इनको समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इन सब की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज जान लो, इन सब की भैया परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। ये होता है चुंबकीय याम्योत्तर, ये जो सीधी रेखा जा रही है इसे चुंबकीय याम्योत्तर या चुंबकीय अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष भी बोलते हैं या चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। और ये चुंबक इस पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, ये इस पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। अब यहां से इसी टाइप से एक रेखा इस टाइप से यहां पर से जा रही होती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इसे क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर। क्या बोलते हैं इसे, भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं, ठीक है, भौगोलिक याम्योत्तर बोलते हैं, ठीक है। अब ये भौगोलिक याम्योत्तर है तो ये वाला क्या होगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये क्या होगा, भौगोलिक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है। ये हमारे पास भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और जैसे ये भौगोलिक याम्योत्तर है तो इस रेखा को हम लोग निरक्ष रेखा भी बोलते हैं। पृथ्वी की ये निरक्ष रेखा कहलाती है, ये वाली, और ये वाली पृथ्वी की अक्ष रेखा कहलाती है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। एक चीज यहाँ से और ध्यान देना, ये जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष वाली रेखा है और ये जो चुंबकीय याम्योत्तर है, इसके बीच में एक कोण बनता है जो कि 115 डिग्री का होता है। कितना होता है, 115 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। इस पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और इस चुंबकीय याम्योत्तर के बीच में जो कोण बनता है वो 115 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो पृथ्वी को आपका चुंबक के रूप में माना गया है, तो पृथ्वी से रिलेटेड आपकी कुछ परिभाषाएं पेपर में आती हैं, जैसे दिक्पात का कोण, नमन का कोण क्या होता है, और आपका जैसे ये चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, इन सब की परिभाषाएं पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें इन सबको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है,
वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस पृथ्वी का ये एक घूर्णन अक्ष होता है। घूर्णन अक्ष का मतलब पृथ्वी इसी अक्ष घूर्णन अक्ष पे अपने घूर्णन करती है, घूमती है, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया कि ये इस टाइप से एक रेखा होती है जिसे चुंबकीय अक्ष रेखा बोलते हैं, पृथ्वी की अक्ष रेखा बोल सकते हो। और यहाँ पे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ पे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। इस रेखा को चुंबकीय याम्योत्तर की रेखा भी कह सकते हो। यहाँ पे एक रेखा जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर या निरक्ष रेखा। और ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें हैं। अब हम इनमें से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम आपको यहाँ पे एक एक चीजें समझाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको एक एक चीजें समझाते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे वही सिंपल तरीके से परिभाषाएं लिख दी है। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है और भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। फिर इसके बाद अभी दिक्पात और नमन कोण की भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले देख लेते हैं चुंबकीय अक्ष क्या होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, आपका चुंबकीय जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो हमने वही चीज लिखा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा पूछी जाए लिख देना, ठीक है। इसके बाद बात आती है चुंबकीय निरक्ष की। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी को एक वृत्त के रूप में काटती है, ये लिख सकते हो। या सीधा सीधा लिख दो कि ये जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय निरक्ष। ये भी लिख सकते हो या सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत। देखो चुंबकीय अक्ष हमारा ये है, तो चुंबकीय अक्ष के अगर लंबवत देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ये वाली लाइन जा रही है, तो 90 डिग्री पे ये लाइन जा रही है, इसलिए लिखा गया है कि इसके लंबवत खींची गई वह रेखा जो पृथ्वी को एक अर्धवृत्त के रूप में काटे, इस टाइप से एक अर्धवृत्त के रूप में कह सकते हो या वृत्त के रूप में काटे, तो उसे हम लोग चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं। इस टाइप से लिख सकते हो, या जैसे हमने चुंबकीय अक्ष की लिखी वैसे निरक्ष की भी लिख सकते हो कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय निरक्ष हो गया। इसके बाद बात आती है चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या बताया था कि आपका चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है, ठीक है, इस रेखा से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसे हम लोग चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। परिभाषा पढ़ लो, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली, मतलब चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इससे जो गुजरने वाला क्या है, ऊर्ध्वाधर तल, इससे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। इसी टाइप से भौगोलिक याम्योत्तर पढ़ लो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर। तो ये आपकी कुछ परिभाषा है। अभी बस्ती दिक्पात कोण और नमन कोण की परिभाषा, तो इसे आप लोग एक बार नोट करो, फिर हम आपको दिक्पात कोण और नमन कोण समझा देते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। आप देखो भैया, बात कर लेते हैं दिक्पात का कोण क्या होता है और नमन का कोण क्या होता है, ठीक है। तो दिक्पात के कोण में समझना दिक्पात कोण क्या होता है। परिभाषा है, चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा क्या था, ये वाला चुंबकीय याम्योत्तर, ये वाला भौगोलिक याम्योत्तर, इनके बीच जो बना हुआ कोण होता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर होता है उसके बीच बने एंगल को, उसके बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं दिक्पात का कोण, ठीक है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, परिभाषा ही पूछी जाती है, तो परिभाषा आपको दिक्पात कोण की याद रखनी है। इसके बाद बात आती है नमन कोण या नति कोण। नाम एक ही है, नमन कोण पूछा जाए या नति कोण पूछा जाए तो उसकी परिभाषा समझ लो। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण नमन या नति कोण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच जो बना कोण होता है उसे नमन या नति कोण कहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और उसकी जो क्षैतिज दिशा होगी उसके बीच बना कोण नमन या नति कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये नमन कोण की परिभाषा, ये दिक्पात कोण की। इसके बाद ये कुछ पॉइंट याद रखना कि चुंबकीय अक्ष पर बना नमन कोण 90 डिग्री का होता है। इस चुंबकीय अक्ष पे, जो चुंबकीय अक्ष हमारा, इस पे बना जो नमन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और चुंबकीय निरक्ष पर बना नमन कोण 0 डिग्री होता है। चुंबकीय निरक्ष पर बना नमन कोण 0 डिग्री और चुंबकीय अक्ष पर बना नमन कोण 90 डिग्री। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए एक दो बार, तो याद रखना चुंबकीय अक्ष पे बना नमन कोण 90 डिग्री का होता है और चुंबकीय निरक्ष पर बना जो नमन कोण या नति कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है।
यहाँ पे एक चीज आपने और देखा था कि ये जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष था और ये जो ये आपका चुंबकीय आम्योत्तर बोल सकते हो या आप चुंबकीय अक्ष बोल सकते हो, ठीक है। इसके बीच बना कोण भी याद रखना 115 डिग्री का होता है, ठीक है। घूर्णन अक्ष, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच बना कोण 115 डिग्री का, और इसमें यह याद रखना है चुंबकीय अक्ष पर नमन कोण 90 डिग्री, चुंबकीय निरक्ष पर बना नमन कोण 0 डिग्री, ठीक है। तो इससे आपका और कुछ नहीं पूछा जाएगा। परिभाषा पूछी जा सकती है, मतलब इनमें से किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है जितनी परिभाषा बताई, और या तो इनमें कह देगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझाइए, तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से सारी परिभाषा लिख के समझा सकते हो। चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी पे बना लेना समझने के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपसे चित्र बनाने को नहीं पूछेगा, आपको केवल परिभाषा पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आशा करते हैं आपको सारी परिभाषा समझ में, पूरी कोशिश की कि मस्त तरीके से आपको एक एक चीज़ फील कराते हुए समझा दे, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में भी सबको आया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और जो लोग नया होना भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वन शॉट वाली। तो अब आप लोग क्या करो, इसे नोट करो। अब पृथ्वी के जो घटक होते हैं उससे एक फॉर्मूला बनता है जिससे न्यूमेरिकल पेपर में आता है, ठीक है। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। तो अब बात करते हैं भैया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक क्या होते हैं और इससे फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो देखो बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, तो लिखा है हमने किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में वियोजित किया जा सकता है। जो आपका क्या कहा गया समझो, किसी भी स्थान पे चुंबकीय आम्योत्तर, जो अभी आपने चुंबकीय आम्योत्तर पढ़ा, उस चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आम्योत्तर में कार्य करने वाले क्या, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाया जाता है और पृथ्वी के लिए ई यूज किया गया, क्यों, ई फॉर अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो इसलिए यहाँ पे बीई लिखा गया है, ई का मतलब है अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, पहला ऊर्ध्वाधर घटक, दूसरा क्षैतिज घटक, ठीक है। ऊर्ध्वाधर देखो यहां से सिंपल समझना, ऊर्ध्वाधर जो होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल, और आपका जो कौन सा क्षैतिज वाला, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल। मीनिंग अगर थोड़ा देखो, मीनिंग देख ले, ठीक है, इसकी मीनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल की मीनिंग होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर होता है वर्टिकल और क्षैतिज होता है हॉरिजेंटल, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक को बीवी से दर्शाया जाएगा और क्षैतिज घटक को बी एच से दर्शाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझना। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल लिखते हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, तो बीवी से दर्शाया जाएगा बीवी, बीवी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, बीवी, ऊर्ध्वाधर घटक में साइन थीटा लगता है, इसलिए बीवी बराबर होगा यहाँ से बीई साइन थीटा, ये ई और वी, ये जो एच है ये सब सफिक्स में नीचे रहेंगे, ठीक है। तो बीवी बराबर बीई साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा हॉरिजेंटल मतलब BH से प्रदर्शित करेंगे, BH बराबर हो जाएगा BE cos थीटा, ठीक है। जब ऊर्ध्वाधर घटक होगा तो उसमें लगेगा साइन, और जब क्षैतिज घटक होगा तो उसमें लगेगा cos, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। हमने कहा था जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE है उसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, पहले चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, फिर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को BV लिखा गया क्योंकि V फॉर वर्टिकल होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर, तो BV बराबर BE साइन थीटा, और क्षैतिज घटक को हॉरिजेंटल मतलब BH बराबर BE cos थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब फॉर्मूला बनाने के लिए देखो यहाँ से करते क्या है, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पे, 1 व 2 को वर्ग करके
जोड़ने पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ देते हैं जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। ठीक है, तो इसमें इधर साइड bv है तो bv का स्क्वायर कर दो, bv स्क्वायर प्लस यहाँ पे bh है तो bh का स्क्वायर बराबर इसको और इसको भी वर्ग करके जोड़ना है। वर्ग करके जोड़ना वाला पहले वर्ग करो फिर उसको प्लस में जोड़ दो। तो इधर क्या है, बीई साइन थीटा तो बीई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दो बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे किया क्या गया, समीकरण 1 व 2 को पहले वर्ग किया गया फिर उनको आपस में जोड़ दिया गया। बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। आप इसे हल कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बराबर बी, यहाँ से स्क्वायर करो तो बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टाइप से स्क्वायर हो गया। आप क्या करते हैं, यहाँ से बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो सकता है क्योंकि इसमें भी बी स्क्वायर है इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें दोनों में, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही तो बचेगा। आप सबको मैथ वालों को तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भैया क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सिंपल हम इसकी जगह क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बराबर यहाँ से बी ई स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, यही वैल्यू तो आएगी, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी ई स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इसका 1 से गुणा होगा तो वही तो बचेगा, बी स्क्वायर बराबर बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास आया। अब यहाँ से हम करते क्या है, हम बी ई स्क्वायर हमें पता है, हम बी ई का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, बी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, बी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी ई स्क्वायर हमें पता, अगर स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां से बी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला यह आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी ई को निकालने का, अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, जहां बी वी स्क्वायर क्या है, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, और बी एच स्क्वायर क्या है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमें मिल चुका है, ये वाला कौन सा, बी ई बराबर अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें पहला फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला मिला कैसे, इस समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पे। अब अगर हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं थीटा का मान निकालने वाला, यदि हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को भाग लगा दें। यहां से लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को भाग करने पे, 1 में 2 का भाग करने पे, 1 में 2 का भाग करने पे। ठीक है, क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते। ठीक है, तो जब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, तो दोनों का भाग करो, बी वी बटा बी एच, यहां से क्या आ जाएगा, बी वी बटा बी एच। ठीक है, समीकरण 1 बटा 2, यहां से बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा, बी ई साइन थीटा बटा बी ई कॉस थीटा। इस टाइप से देख सकते हो, बी वी बटा बी एच, बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा। बी ई से बी ई कैंसिल, बचा क्या यहाँ से भैया, बी वी बटा बी एच इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो मैथ वालों को तो सबको पता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है भैया, बी वी बटा एच, बी एच बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है बी वी बटा बी एच। और यदि हमें यहाँ से थीटा का मान निकालना हो तो ये यहाँ पे टेन है, इसे उधर भेज दो तो थीटा बराबर हो जाएगा, टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स बी वी बटा बी एच। तो इस सूत्र से अगर कभी भी आपको न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल का वन शॉट इसके अगले वीडियो पे आएगा, तो उसमें जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये सभी फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी वी बटा बी एच, ये सूत्र होता है कोण निकालने का। ठीक है, अब मान लो थीटा कोण निकालना पड़ गया तो कैसे निकलेगा, इस सूत्र से, टेन इनवर्स बी वी बटा बी एच से, और एक ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें पता चला बी ई बराबर अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ज्यादातर इसी फॉर्मूले से इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, यही 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझे, क्या चीज, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, 2 घटक थे, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। पहले दोनों को समीकरणों को भाग करके हमने ये फॉर्मूला बनाया, फिर पहले दोनों का वर्ग करके जोड़ने पे ये फॉर्मूला बना, फिर समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे ये थीटा का मान निकालने वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट करके यार जरूर बताना कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पढ़ रहे हो तो एक एक चीज आपको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो। आप देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक।
ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको केवल परिभाषाएं और उदाहरण ही पूछी जाएंगी। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, मतलब चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या करनी। ठीक है, तो इसमें आपके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो पदार्थों के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लवचुंबकीय पदार्थ। ये 3 पदार्थ होते हैं और इनकी परिभाषा और उदाहरण आपसे पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से इसे समझना, इसमें केवल परिभाषा और उदाहरण ही पूछा जाएगा। तो इसकी आपको थ्योरी वाला ही पार्ट है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो हमने लिखा चुंबकीय व्यवहार के आधार पे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चुंबकीय व्यवहार के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा लवचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पढ़ो यहाँ से, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहा गया? ऐसे पदार्थ, देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन पदार्थों को अगर हम क्या करें, ठीक है, ऐसे पदार्थ यदि जिन पदार्थों को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है, मान लो कोई पदार्थ है, अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे हो तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो? क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से, ठीक है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से अगर वो चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित का ये मतलब है कि उनमें चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे वो मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब उनमें मामूली का ये मतलब है, उनमें मामूली का मतलब समझ सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, या बहुत कम। तो मामूली से चुंबकित होते हैं या बहुत कम चुंबकित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और अगर इन पदार्थों को आप कहाँ रखते हो? किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप रखते हो तो ये क्या होते हैं? ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित भी होते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब समझ लो, प्रतिकर्षित का मतलब होता है किसी चीज, मान लो चुंबक है, उसके पास कोई पदार्थ ले जाते हो, प्रतिकर्षित का ये मतलब वो उससे अगर दूर हट जाता है तो उसे प्रतिकर्षित कहते हैं। और आकर्षित क्या होगा? यदि चुंबक की वो इस ओर, मतलब चुंबक की ओर आ जाए तो उसे आकर्षण का गुण कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता भी होगा। तो सिंपल लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब मामूली का ये मतलब है बहुत कम चुंबकित होते हैं, उनमें बहुत कम चुंबक का गुण आता है। तो ऐसे पदार्थ ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं इनको। और ये पदार्थ जो होते हैं किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पे कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब कुछ प्रतिकर्षित का मतलब बहुत कम प्रतिकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन से? जैसे सोना, चांदी, जस्ता आदि। आप सोना, चांदी या जस्ता इनको अगर चुंबक के पास ले जाते हो, या आप मान लो सोना है आपके पास, आप सोने को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो ये क्या होते हैं? ये मामूली से क्या होते हैं? चुंबकित होते हैं। इनमें चुंबक का गुण बहुत ही कम आता है, बहुत कम, मामूली एकदम। ठीक है, बहुत कम चुंबक का गुण इनमें होता है। और अगर आप इसे किसी चुंबक के सिरों के समीप रखते हो तो ये बहुत, मतलब बहुत कम या कुछ ही क्या होते हैं? चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक से दूर हटते हैं। ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है? चुंबक का गुण बहुत ही मामूली होता है। ठीक है, तो इस कारण से प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? जैसे सोना, चांदी, जस्ता आदि। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद बात है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखो परिभाषाएं सेम है, बस इसमें थोड़े से शब्दों का अंतर है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, और ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पे सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में थे, ये क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। जो आपके ऐसे पदार्थ यदि आप उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो वो क्षेत्र की ही दिशा में, क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और इन पदार्थों को यदि आप किसी चुंबक के सिरे के समीप लाते हो तो सिरे की ओर ये थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इसे किसी चुंबक के पास रखते हो तो ये चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। आकर्षित का मतलब चुंबक की ओर थोड़ा खींचे जाते हैं, चुंबक की ओर थोड़ा सा चले जाते हैं, तो इसे आकर्षित का गुण। और प्रतिकर्षित का मतलब चुंबक से दूर हट जाए। ठीक है, तो कहा गया चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण है इसके जैसे एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीज, प्लेटिनम आदि। एल्युमिनियम
सोडियम, मैग्नीज, प्लेटिनम आदि, ये कौन से पदार्थ होते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। अगर आप इन्हें क्या करते हो, चुंबक के सिरों के समीप लाते हो तो ये चुंबक की ओर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और ये क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। चुंबकित का मतलब चुंबक का गुण उनमें आ जाता है, ठीक है। मामूली से मतलब बहुत कम, ठीक है। इसमें ये शब्द का अंतर है क्षेत्र की विपरीत दिशा है प्रतिचुंबकी में, और ये क्षेत्र की ही दिशा में, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है लौ चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र की ही दिशा में, ये भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ये बहुत प्रबल रूप से, बहुत स्पीड में चुंबक का गुण आ जाता है, ठीक है। जैसे लोहा, लोहा है, चुंबक के पास रखो, उसमें एकदम चुंबक का गुण तुरंत आ जाता है, तुरंत प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है वो, ठीक है। और यदि इन्हें, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाते हैं तो सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। देखते हो, अगर चुंबक के पास लोहा लाओ तुरंत आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो चुंबक को अगर आप लाते हो तो चुंबक या किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को आप लाते हो तो सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं, आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट आदि, ये इसके उदाहरण। आप लोहा, निकिल या कोबाल्ट किसी को भी अगर चुंबक के समीप लाते हो तो वो तेजी से आकर्षित होते हैं और प्रबल उनमें चुंबकीय गुण होता है। कहा गया ना, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं और क्षेत्र की ही दिशा में। तो ऐसे पदार्थ लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें बस आपको परिभाषा ही पूछी जाएगी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ की। तो समझ सकते हो कि पदार्थ को चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय। उदाहरण सहित परिभाषाएं लिखी हुई हैं, इनको आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इससे यही थ्योरी वाला पार्ट है, परिभाषा, उदाहरण, इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप लोग इन परिभाषाओं को नोट कर लो। तो आप देखो भैया, बात करते हैं अगला टॉपिक। ये टॉपिक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं और इनके कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे आपको सवालों में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल देखो, कहा गया आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। पूछा गया है आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है, और ये जो आपकी क्या पूछा गया, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहली बात, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। तो देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता की परिभाषा लिखी, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, म्यू आर से, ठीक है। आर इस टाइप से भी बना सकते हो, म्यू आर, म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर बराबर क्या होता है सूत्र, म्यू बटे में म्यू नॉट, ठीक है। ये सूत्र होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का। म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन में म्यू नॉट। जहाँ म्यू आर को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू क्या होती है, म्यू होती है पदार्थ की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट जो होती है वो होती है निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। तो म्यू आर बराबर सूत्र होता है म्यू बटा में म्यू नॉट। तो कभी किसी सवाल में मान लो आपेक्षिक चुंबकशीलता निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जहाँ म्यू आर आपका क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू आपकी पदार्थ की चुंबकशीलता और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। तो सूत्र है म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नॉट। अगला है इसी टाइप से, चुंबकशीलता क्या होती है। चुंबकशीलता क्या होती है, तो कहा गया चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता बोलते हैं। और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर, देखो चुंबकशीलता की बात है ना, ये कहाँ गया, चुंबकशीलता क्या होती है, तो चुंबकशीलता म्यू बराबर यहाँ से आपका चुंबकीय प्रेरण B बटे में चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को हम लोग म्यू बोलते हैं आपकी चुंबकशीलता। तो म्यू बराबर सूत्र होता है B अपॉन में H, ठीक है। म्यू बराबर सूत्र क्या होता है, B अपॉन H, जहाँ B है चुंबकीय प्रेरण और ये H जो है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता है, और म्यू को बोलते हैं चुंबकशीलता, ठीक है। तो इसका सूत्र भी याद रखना, म्यू बराबर B अपॉन में H, ठीक है। इसी टाइप से अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता भी बोल सकते हो, क्या होती है। तो कहा गया किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया कि किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I तथा
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इसे XM से प्रदर्शित करते हैं। XM बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, I/H। I/H ये होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का सूत्र। चुंबकीय प्रवृत्ति XM बराबर चुंबकन तीव्रता I बटे में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H। तो ये सूत्र होता है XM बराबर I/H। ठीक है, तो इस टाइप से ये तीन परिभाषाएं आपकी जैसे थी क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकन प्रवृत्ति। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इन तीनों के फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल। तो हम लोग उसे भी देख लें, फिर आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादातर तो थ्योरी वाले ही पार्ट थे, लेकिन जितने पार्ट हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल। तो इसे जल्दी से नोट कर लो। तो अब हमारा टॉपिक है चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल। चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पे है, चुंबकत्व के परमाणुवी मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या होता है चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल, तो एक बार इसे पढ़ते हैं फिर हम आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, लिखा है प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हमने क्या लिखा, कोई भी पदार्थ है तो वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। इसे चक्रण बोलते हैं, चक्रण या स्पिन बोल सकते हो, स्पिन इंग्लिश में स्पिन बोलते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है और यही चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल होता है। अभी कम समझ में आया, टेंशन ना लो यार, पूरा समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात बताई गई चुंबकत्व के परमाणु मॉडल में, कोई भी पदार्थ जो होता है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है। असंख्य परमाणु मतलब कई सारे परमाणु, बहुत सारे परमाणु से मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। अब जैसे कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, इस टाइप से मान लो कोई भी परमाणु है, तो परमाणु के यहाँ पे केंद्र पे एक होता है नाभिक। ठीक है, जो कि प्लस होता है, इसमें धनावेश उत्पन्न होता है। परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित होता है, नाभिक उपस्थित होता है प्लस का। ठीक है, और इसके परमाणु के जो नाभिक होता है प्लस, इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे विभिन्न कक्षाओं में आपका चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में भैया आपके चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका कक्षाओं में चक्कर इस टाइप से लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कक्षीय परिक्रमण। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चक्कर लगा रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षीय परिक्रमण। लेकिन यहाँ पे कहा गया कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त तो वो अपनी धुरी पे भी घूमते हैं। कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो अपनी धुरी पे घूमता है। धुरी का मतलब ये अपने स्थान पे भी ऐसे ऐसे धुरी पे भी घूमता रहता है यहीं पे। ठीक है, तो कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त ये अपनी धुरी पे भी घूमता रहता है। ठीक है, अपनी धुरी पे भी घूमता रहता है और इससे हम लोग चक्रण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चक्रण बोलते हैं, स्पिन। इसे क्या बोलते हैं, चक्रण बोलते हैं। ये जो अपनी धुरी पे घूम रहा है, अपनी ही जगह पे बार बार घूम रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पिन या चक्रण। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब ये कक्षीय परिक्रमण का मतलब जो कक्षाओं में घूम रहा है, कक्षीय परिक्रमण या चक्रण के कारण इसमें क्या उत्पन्न होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। कहा गया ना, कक्षीय परिक्रमण अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। फिर कहा गया कि इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज कही गई। फिर इसके बाद कहा गया कि परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण की अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। देखो ये जो
आपका कौन सा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग किसके कारण होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, चक्रण गति के कारण लगभग 90% भाग चुंबकीय आघूर्ण का होता है। और बात करें ये जो परिक्रमण गति है, इस परिक्रमण के कारण लगभग आपका 10% भाग होता है। परिक्रमण गति के कारण लगभग 10% का भाग होता है आपका चुंबकीय आघूर्ण का। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अपने ही धुरी पे घूम के चक्रण गति करता है, इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का कम से कम 90% भाग होता है, अधिकांश भाग होता है। और यही चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है, कई सारे परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु में कहा गया प्रत्येक परमाणु के केंद्र पे एक धनावेशित नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में, परमाणु है इसके केंद्र में क्या होता है, एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, ये विभिन्न कक्षा है और इनके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण, कक्षीय परिक्रमण का मतलब कक्षीय गति, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे कक्षीय परिक्रमण या कक्षीय गति बोलते हैं। कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त ये जहां पे उपस्थित है वहीं पे अपनी धुरी पे भी घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग चक्रण या स्पिन बोलते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, माइनस का आवेश होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है। अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है तो वो किस भांति व्यवहार करता है, एक धारावाही लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और इसके बाद कहा गया इसी कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण परमाणु में क्या उत्पन्न हो जाता है, ये परमाणु की संरचना बनी हुई है, एक परमाणु है, परमाणु का नाभिक, उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इसी कारण परमाणु में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण होता है। ठीक है, जो चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग होता है वो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण होता है। लगभग 90% भाग चक्रण गति के कारण होता है चुंबकीय आघूर्ण का। और ये जो परिक्रमण गति है, ये जो इसमें पूरा कक्षीय परिक्रमण वाली गति है, इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का लगभग 10% भाग होता है। ठीक है, और यही चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल होता है। तो चुंबकत्व का परमाणुवी मॉडल आज आपको इसी टाइप से पूरा लिख देना है। ठीक है, चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं है, नहीं आप चाहो तो थोड़ा सा बना सकते हो इसी टाइप से। ये यहाँ पे नाभिक बना देना, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित कर देना इस टाइप से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब में दिखा देना इस टाइप से। ठीक है, फिर यहाँ पे इस टाइप से बना देना, तो इसे बोल देना क्या, इसे चक्रण गति बोल देना, चक्रण गति। और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे, इसे परिक्रमण गति बोल देना, कक्षीय परिक्रमण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय परिक्रमण बोल देना, इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय परिक्रमण। बस इसी टाइप से बना देना और पूरी ये जो आपका लिखा हुआ है थ्योरी, इसको लिख देना। ठीक है, कक्षीय परिक्रमण, बस आपको और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मस्त तरीके से 2 नंबर 3 नंबर जितने में पूछा जाए अच्छे से आप लोग इसे कर सकते हो, इतना ही आपको पूरा लिख देना है। तो आशा करते ये टॉपिक भी आपको समझ में आया। तो अब आपके इस चैप्टर का चुंबकत्व एवं द्रव्य के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट है। तो आशा करते एक एक टॉपिक आपको इस चैप्टर का समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपके सभी चैप्टर्स की। अब अगला जो वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्या बात करेंगे, इसी चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो जुड़ना ना भूलना। अगर आप लोग ये वीडियो देर में देख रहे हो बहुत टाइम बाद, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे चेक कर लेना, शायद इसका वीडियो आ भी चुका हो न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, तो वहां पे भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो जो लोग नए हो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो जरूर शेयर करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसको नोट करना हो तो कर लो।